अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने और एक प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हूं और आज जो हम एमसीक्यूज यहां पे इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं वो है साइंस के रिलेटेड। यहां पे जितने भी मैंने एमसीक्यूज लाए हैं, ट्राई करना उनको वॉच करने की और जो भी मैं बोलूंगा उसको याद रखने की। बाकी चलते हैं अपने एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए खुद से आंसर करने की, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा है कंपोनेंट किसका, बायोगैस का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी मीथेन। आई होप इतना तो आपने आंसर किया होगा। नाउ ये बायोगैस होता क्या है, ये हमारे पास होता है जब हम एनारोबिक डिग्रेडेशन करते हैं ना किसकी, बायोमास की, वहां पे जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको अब बायोगैस कहते हैं। और यहाँ पे जो बायोमास में हमारे पास क्या आता है, जो भी हमारे पास डेड पार्ट्स आते हैं ना किसके, एनिमल्स के या हमारे पास प्लांट्स के, या आप बोल सकते हो जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल आता है किन से, एनिमल्स से या प्लांट से, उसको आप किस में कंसिडर करते हो, बायोमास पे। सिंपली आप कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर हम कंसिडर करते हैं किसमें, बायोमास में। अब जो हमारे पास बायोगैस होता है ये मेनली मिक्सचर होता है चार गैसेस का। इसमें कौन कौन सा आता है हमारे पास, एक तो मीथेन आता है, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और नंबर 3 जो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास, ये चार का ये मेनली मिक्सचर होता है कौन, बायोगैस। और बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है ये हमेशा याद रखना कहां पे प्रोड्यूस होता है, एक बायोगैस प्लांट में। ये ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। नाउ यहां पे जो ये बायोगैस प्लांट होता है इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो डाइजेस्टर होता है और दूसरा इसका होता है गैस होल्डर। याद रखना जहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है ना वो इसी डाइजेस्टर में होती है, और वहीं से हमारे पास जो गैस प्रोड्यूस होती है वो इस गैस होल्डर पे स्टोर होती है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब जो हमारे पास बायोगैस जो प्रोसेस होती है ना, इसके मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, एक तो हाइड्रोलिसिस होता है, दूसरा एसिडिफिकेशन होती है, और तीसरा इसमें मीथेन फॉर्मेशन होती है। ये 3 होते हैं मेजर स्टेजेस किसके, जो हमारे पास बायोगैस प्रोसेस होती है। नाउ यहां पे एलपीजी, अगर आपको बोला जाएगा कि एलपीजी में सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है, वो हमारे पास ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन होता है। और अगर आपको बोला जाएगा सीएनजी में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है, वो हमारे पास मीथेन होता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मेजर सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है, वो हमारे पास ब्यूटेन होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। हम शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोशिश करिए खुद से आंसर करने की। इसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनमें से किसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। इन सब में ही यही प्रोसेस होता है। ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है 1/2 mv स्क्वायर के बराबर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे और एक चीज होती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, इसमें थोड़ा चीजें मैं बोलूंगा वो आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास टाइडल एनर्जी होती है ना, ये कहां पे प्रोड्यूस होती है, जो हमारे पास सी होता है उसमें जो टाइड्स प्रोड्यूस होती है ना, जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है उसको आप बोलते हैं टाइड्स। ये किसकी वजह से मेनली होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून आता है ना उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं, वो आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो स्प्रिंग टाइड होती है, नीप टाइड होती है, और इब टाइड होती है। ये 3 हमारे पास किसकी टाइप्स है, टाइड्स की टाइप है। आई होप ये चीज भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने फिर से एक सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए इसको आंसर करने की। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया। आपको बोलना है इनमें से कौन सा एनर्जी सोर्स वाइडली यूज होता है इंडिया में, वो कौन है, वो है हमारे पास एलपीजी। एलपीजी सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में। आई होप यही आंसर किया होगा आपने। इनके बारे में अभी मैंने आपको बोल दिया। अब सुनिए कोल के बारे में थोड़ी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल की हमारे पास 4 फॉर्म्स आती है। एक तो आपके पास एंथ्रासाइट आता है, बिटुमिनियस आता है, और आपके पास लिग्नाइट आता है, और पीट आता है। ये 4 फॉर्म्स होती है किसकी, कोल की, जिसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास एंथ्रासाइट होती है, और जो सबसे खराब फॉर्म होती है वो हमारे पास पीट होती है। यहां पे आपको 92 से लेके 98%
कार्बन मिलेगा और यहाँ पे आपको वही रिड्यूस होगा 60 से लेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ये आप याद रखोगे। ये हमारे पास हमेशा पहले हमारे पास एंथ्रासाइट आता है, फिर बिटुमिनियस आता है, फिर हमारे पास लिग्नाइट आता है, फिर हमारे पास पीट आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर आपको बोला जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोल कौन है, वो हमारे पास चाइना है। ये आप याद रखोगे। और आप मुझे बोलोगे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन सी स्टेट है? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारे पास बिटुमिनियस कोल है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको होम कोल भी कहा जाता है। ये आप याद रखोगे। और साथ में इसको ब्लैक कोल भी कहा जाता है। ये भी आप दिमाग में रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, करिए इसका आंसर। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा नॉर्मली यूज किया जाता है, किसमें? सोलर कुकर में। किसके लिए? टू ट्रैप डाउन द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मिरर्स। मिरर्स को यूज किया जाता है किसमें? सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में। कहाँ पे? सोलर कुकर्स में। और कौन सा किया जाता है? कॉनकेव मिरर। ये भी आप याद रखोगे, मेनली इसी मिरर को यूज किया जाता है ना। यहाँ पे और एक चीज है, वो है सिलिकॉन सेल, जिसको आप किसके नाम से भी जानते हो? सोलर सेल के भी नाम से जानते हो, या आप ये भी बोल सकते हो फोटो वोल्टेक सेल भी इसको कहते हो ना। ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। दैट इज व्हाई इसको सिलिकॉन सेल भी कहा जाता है ना। इसमें टू लेयर्स होते हैं, एक तो सिलिकॉन बोरॉन लेयर होता है और सिलिकॉन एर्सेनिक लेयर होता है, जहां पे एर्सेनिक और बोरॉन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ये आप याद रखोगे। नाउ यहां पे जो ये सोलर सेल होती है ना, ये डायरेक्ट सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इतना भी आप याद रखोगे। अब इन्हीं सोलर सेल्स को जब हम कॉम्बिनेशन में रखते हैं ना, तो वो किसको जन्म देते हैं? एक सोलर पैनल को। याद रखना इतना भी। इसके अलावा सिलिकॉन के अलावा यहां पे किसका भी यूज होता है? जर्मेनियम का भी यूज होता है। किसमें? एक सोलर सेल को बनाने में। अब यहां पे मॉडर्न डेज में जो मॉडर्न सेल्स आती है ना, वहां पे किसका भी यूज होता है? सिलीनियम का भी यूज होता है, जो 25% मोर ऑप्शन है किसके? सिलिकॉन सेल से। आई होप ये चीजें भी आपने अच्छे से याद रखी होगी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर। यहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट मिनी हाइडल प्लांट कहां पे सेट हुआ था? पहले पहले कहां पे सेटअप हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। याद रखना, फर्स्ट मिनी हाइडल प्लांट कहां पे सेट हुआ था? गुजरात में। और अगर आपको बोला जाएगा कि कब हुआ था, ये हुआ था 1897 में। याद रखना 1897 में। कहां पे? दार्जिलिंग, बंगाल में। ये आप याद रखोगे बेस्ट। ये गुजरात में, सॉरी, गुजरात में, एक्सट्रीमली सॉरी। और इसकी जो कैपेसिटी थी ना, वो कितनी थी? वो 130 किलोवाट की थी। इतना आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने और एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आपको बस इसमें बोलना है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा क्लैरिफिक वैल्यू है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी चारकोल का सबसे ज्यादा इनमें से क्लैरिफिक वैल्यू है। आई होप यही आंसर किया होगा। अब किसको डाउट है वो मैं दूर करता हूं। सबसे ज्यादा अगर बोला जाएगा कि क्लैरिफिक वैल्यू किसका होता है, वो हाइड्रोजन का होता है। याद रखना हाइड्रोजन का होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मीथेन आता है, तीसरे नंबर पे हमारे पास बायोगैस, और फिर उसके बाद हमारा चारकोल आता है। और अगर आपको बोला जाए कि सबसे कम क्लैरिफिक वैल्यू किसका होता है, वो होता है काउडंग का। ये भी आप याद रखोगे। ये चार और ये लास्ट में, ये आप याद रखोगे। नाउ क्लैरिफिक वैल्यू क्या होता है? जब एक सबस्टेंस को आप, एक सबस्टेंस का अगर आप एक यूनिट मास लोगे ना, जब आप उसको कंप्लीटली बर्न करोगे, उसमें जो हीट जनरेट होगी उसको आप बोलते हो, वो उस सबस्टेंस का क्या है? क्लैरिफिक वैल्यू है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहां पे इतना ही समझना था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने और एक क्वेश्चन है, सिंपल है, कोशिश करिए इसको आंसर करने की। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आपको बोलना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब वो हाफ ऑफ द पाथ कवर करेगा। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। पहले इसका जो करेक्ट आंसर है ना, खुद से करना, वो है 2r। अब 2r कैसे है वो देखिए। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, यहां से एक पार्टिकल निकला, इसने कवर की हाफ ऑफ द पाथ, ये यहां पे पहुंच गई। दैट मीन्स यहां पे जो होगा ना, इसका डायमीटर होगा। तो ये हमारे पास r और r है ना। सिंपल है, हाफ ऑफ द पाथ
क्या होता है, वो हमारे पास हेमिस्फेयर होता है, ये आप सबको पता ही होगी। अब यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा किसके बराबर, 2r के बराबर होता है। दैट मीन्स r प्लस जो हमारे पास रेडियस को आप ऐड 2 बार करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको गलत करने की संभावना ना के बराबर है। अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना है और बोलना है कि जो ये ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसकी मोशन क्या होगी, क्या वो रेस्ट पे होगा, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या इनमें से कोई भी 4 ऑप्शंस में से आपको एक को पिक करना है। यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब वो क्यों होगा, यहां पे देखिए, अगर आप देखोगे ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स इसकी जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा मिलेगा लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम, हर किसी कॉलम को कितनी एनर्जी दोगे आप जब ये पास करेगा एक 6 वोल्ट बैटरी को। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 जूल। अब यहाँ पे दो ही चीजों, इसको फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो चार्ज कितना है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। देखिए, चार्ज कितना है, टू ईच कॉलम मीन्स 1 कॉलम आपका चार्ज है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, 6। ये चीजें तो आपको खत्म हो गई। अब तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी किसके बराबर होती है। एनर्जी हमारे पास बराबर होती है वर्क डन के, और वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू। क्यू हमारे पास क्या होता है, क्यू हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो फ्लो होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, जो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे होते हैं। आपको ये याद रखना है। अब यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वो है 6। चार्ज कितना है हमारे पास, वो है 1। दैट मीन्स 6 इंटू 1 कितना होता है, 6। दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा 6 जूल। और यहां पे मैं ये जूल क्यों लिख रहा हूं, जो हमारे पास एनर्जी का यूनिट है वो हमारे पास जूल होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा और यही इसका करेक्ट आंसर है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। इन सभी कंडीशंस पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। पहली चीज हमारे पास लेंथ है, जितनी आप लेंथ इंक्रीज करोगे ना, उतनी ही रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आप याद रखना है, जितना लंबा कंडक्टर उतना ही उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये आप याद रखोगे। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर की बात आती है। जब आप टेम्परेचर एक प्योर कंडक्टर का इंक्रीज करते हो ना, उसकी रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नाउ तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, वो है हमारे पास जो मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल आयरन का एक मटेरियल है, दूसरा कंडक्टर हमारे पास इसका सॉरी सिल्वर का है। ना यहाँ पे सिल्वर, और आपको इधर ही फर्क पड़ेगा, जो सिल्वर की रेजिस्टेंस होती है ना वो बहुत कम होती है और आयरन की उससे ज्यादा होती है। ये डिपेंडेंस किस पे होती है, ये मटेरियल पे होती है ना। तीसरा हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, आपने यहाँ पे एक कंडक्टर उठाया, उसका जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको आप बोलते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जितना ये आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ाओगे, उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना इसको आप कम करोगे, उतना ही ये रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ आई होगी। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपके सामने और एक इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे आपको बस इतना बोलना है कि इन सबस्टेंसेस में लाइट किस में ट्रेवल करेगी फास्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी वाटर इसका करेक्ट आंसर है। अब मैंने ये कैसे जज किया, मुझे पता है हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जैसे वाटर का कितना है 1.33, इसका कितना है टर्पटाइन का, वो है 1.47, और जो केरोसिन है वो है 1.44। दैट मीन्स जिसका जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें उतनी ही तेज जो हमारे पास लाइट है ना वो फास्टर ट्रेवल करेगी। और यहां पे सबसे कम मतलब स्पीड कहां पे रहेगी लाइट की, वो रहेगी टर्पटाइन में। ये याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा ना
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, वो भी आप याद रखिए। वो हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइड बाय किसके होता है, जिस भी हमारे पास मतलब मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं ना, उसमें जो लाइट की स्पीड क्या रहेगी वो हम उसको डिवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है। नव यहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहता है, वो डायमंड का रहता है, ये भी याद रखिए, वो होता है 2.42। और सबसे कम किसका रहता है, वो हमारे पास आइस का रहता है, वो कितना रहता है, वो 1.31 रहता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीजें मैंने आपको यहां पे बोली, ये याद रखने के लायक है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको बोलना है कि मिक्सचर इनमें से कौन है। मिक्सचर हमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का अगर बना हुआ हो उसको आप मिक्सचर बोलते हो। अगर वो हमारे पास मतलब एक ही सब्सटेंसेस का बना हुआ है, एक ही फॉर्म ऑफ एटम्स का बना हुआ है, तो उसको आप प्योर सब्सटेंस बोलते हो। ये आपको पता ही होगी ना। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप एल्युमिनियम तो आपने देखा होगा किसके लिए यूज होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। अब इस नतीजे से आपको क्या पता चलता है, मतलब यहाँ पे आपको बोलना है कि उसमें क्या होता है वैसा जिससे आप उसको यूज करते हो किन में, कुकिंग यूटेंसिल्स में। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एक करेक्ट आंसर को चूज करके बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी पार्ट 1 एंड 4। एक तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और दूसरा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। यहां पे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिए। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना, पहली चीज वो हमारे पास क्या होते हैं, मेलेबल। मेलेबल मींस उनको आप क्या बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो, मतलब शीट्स में उनको आप ड्रा कर सकते हो। दूसरी चीज जो यहाँ पे लिख के है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस जैसे कॉपर, कॉपर्स के आप वायर्स बना सकते हो, तो दैट मींस आप इनको वायर्स में ड्रा कर सकते हो। तीसरी चीज इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, चाहे वो आप हीट देखोगे या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखोगे, वो दोनों में अच्छी होती है। जैसे आप प्लास्टिक उठाओगे उसमें क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पे हमारे पास क्या होता है, ये स्नोरस भी होते हैं। जब आप इनको मारते हो ना किसी से टक्कर, तो ये वो रिंगिंग साउंड प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, स्नोरस। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो अपोजिट होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बस बोलना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स की आपको नॉलेज अच्छी होगी। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 2 एंड 3, यानी जो हमारे पास HCl जिसको आप क्या कहते हो, हाइड्रोक्लोराइड, और जो हमारे पास CCl4 जिसको आप क्या कहते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो हमारे पास नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है जिसको आप KCl के नाम से जानते हो, और NaCl जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हो, ये हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आते हैं। अब एक और चीज याद रखिए, आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, एक तो साल्ट्स आते हैं, दूसरा हमारे पास ऑक्साइड्स आते हैं, तीसरा हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड्स आते हैं, और चौथा हमारे पास सल्फेट्स आते हैं। ये आप याद रखोगे, ये चार हमारे पास किस में आते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में। आई होप इतने से आपको ये क्लियर आया हुआ होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए आपके पास और एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको इनमें से बोलना है कि कौन सा प्यूरेस्ट कंडक्टर है हीट का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास लेड। लेड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, किसके बारे में बोल रहा है, गल्वनाइजेशन के बारे में। गल्वनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप आयरन को किससे बचाते हो, रस्टिंग से बचाते हो। कैसे, इसमें आप थिन कोटिंग करते हो किसी और मेटल की, और ये मेटल है ना, यहां पे इनमें आपको बोलना है कि कौन सा मेटल यूज किया जाता है इस प्रोसेस में। बस यही क्वेश्चन है, और इसका मुझे आप आंसर कहां पे दोगे, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन किसके बारे में है, विटामिन के बारे में। बोल रहा है कि कौन सा विटामिन जरूरत पड़ता है किसके लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर है बी पार्ट, यानी विटामिन डी। विटामिन डी हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास
फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है, जहां पे हमारे पास कौन कौन आता है, ए डी ई के, ये 4 हमारे पास आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। और हमारे पास यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड कितने विटामिन्स हैं, 13, उनमें से 4 रहे यहां पे। जो हमारे पास और 9 आते हैं वो आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। इस पे बी कॉम्प्लेक्स के आते हैं, प्लस इसमें सी विटामिन आता है, किसमें, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। इनको वाटर सॉल्युबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते हैं, ये आपको पता होगी। यहां पे इंपॉर्टेंट ये बनता है, अगर आपको पूरा विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, मैं पिन करके रखूंगा वीडियो, जो मैंने विटामिन्स पे एक 28 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सारा विटामिन, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे देखिए, जो हमारे पास ए डी ई के है, इनके कुछ दूसरे नाम है, वो भी आपको याद रखने हैं। वो हमारे पास रेटिनॉल है, डी हमारे पास क्या आता है, D2 और D3 आता है। इसमें जो हमारे पास D3 होता है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हो, कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हो। और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एर्गोकैल्सिफेरॉल, ये आप याद रखोगे। ये हमारे पास AD हो गया। और E हमारे पास क्या होता है, ये भी आप याद रखिए, ये हमारे पास टोकोसिफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है हमारे पास। अब बचा के, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, सिंपल है। मैंने आपको बोला ADE के बारे में बोला है, मैंने कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं विटामिन के रिलेटेड, वो भी आप जाके वहां पे चेक करिए। ये था काफी किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए यहां पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि आपको इनमें से बोलना है कि कौन सी फंक्शन नहीं है किसकी, विटामिन ए की। विटामिन ए पूछा जाता है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लाया है, ऐसे ही नहीं लाया है। क्यों, अब आपको इसमें सिर्फ एक चीज ढूंढनी है। अगर आप ये देखोगे ना यहां पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग किसकी काम होता है, ये काम होता है विटामिन के का। दैट मीन्स आप इसको आंख बंद करके इसको निकाल सकते थे बाहर, भी इसका करेक्ट आंसर मतलब है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। ये फंक्शन किसकी नहीं है, विटामिन ए की नहीं है। विटामिन ए की बाकी ये सारी फंक्शंस है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो। हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। देखें आप, ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। और किसका पूछ रहा है, फंगे का पूछ रहा है। बोल रहा है कि इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहली चीज वो कौन सा होता है, वो होता है सैप्रोट्रोपिक। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। सैप्रोट्रोपिक हमारे पास किस में आता है, ये एक टाइप है किसका, हिटीरियोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हिटीरियोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जहां पे आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हो अपने फूड के लिए। मेनली यहां पे किस पे आप डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रोप्स पे। ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपनी लिविंग खुद कमाते हैं, इतना आपको याद रखना है। नाउ यहां पे प्लांट्स आते हैं ऑटोट्रोप्स में, आपको पता ही होगी। वैसे ही यहां पे जो फंगे होते हैं ना, वो किन पे डिपेंड करते हैं, वो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे वो उन पे कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म्स में एब्जॉर्ब फिर करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोट्रोपिक होता है। वैसे ही जो होलोजोइक होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे पास होता है ना, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो इनटेक लेते हैं सॉलिड पीसेस ऑफ फूड, उनको हम बोलते हैं होलोजोइक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम उसको बोलते हैं। यहां पे जैसे हम ह्यूमंस है, हम में कौन सी होती है, हम में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। ऐसे ही पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये वो जहां पे आप टोटली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो दूसरों के एक्सपेंसेस पे गुजारा करता है। जैसे हमारे पास लॉइस होते हैं, उनका क्या होता है, वो पैरासिटिक होता है। जैसे आपके पास वर्म्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, आपको पता ही होगी। तो उनसे आपका मतलब क्या पता चलता है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है। यहां पे एक चीज याद रखिए, जो हमारे पास ये होता है ना हिटीरियोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी में हमारे पास आता है सैप्रोट्रोपिक भी, इसी में आता है पैरासिटिक भी और होलोजोइक भी। बाकी इतना आज के लिए काफी था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये बाकियों तक भी पहुंचे। बाकी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम डेली एमसीक्यूज लाते हैं, करंट अफेयर्स लाते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब तो जरूर करना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।